देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां कोरोना मरीजों के इलाज के मसले पर निजी अस्पताल और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई। निजी अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि ऐसे अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का इलाज करना है, वरना कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के इलाज के नाम पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के कुछ अस्पताल इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने धमकी दी है कि हम कोरोना के मरीज नहीं लेंगे, जो करना है कर लो। केजरीवाल ने ऐसे अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनको कोरोना के मरीजों का इलाज करना ही होगा। चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। कुछ निजी अस्पताल गलत काम कर रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना बेड की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार के मोबाइल ऐप के खिलाफ भी साजिश हो रही है। अस्पताल माफिया को तोड़ने में कुछ वक्त लग रहा है। हर निजी अस्पताल के मालिक को बुलाकर पूछताछ हो रही है। किसी भी संदिग्ध को अस्पताल मना नहीं करेगा। दिल्ली सरकार का प्रोफेशनल हर अस्पताल में रहेगा। दिल्ली में अभी भी 36 टेस्टिंग लैब काम कर रही हैं। लेकिन कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मरीजों के इलाज पर नए आदेश जारी कर दिए हैं। उम्मीद है कि अब दिल्ली के लोगों को अस्पतालों में टेस्टिंग और इलाज के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के मामले में शुरू से ही विवाद रहा है, लेकिन वायरस के सुपर अटैक का अब जो आंकड़ा सामने आया है, उससे दिल्ली वालों को अब डर लग रहा है। क्यों लग रहा है, 100 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। क्या दिल्ली बना देश का वुहान? पिछले 3 दिनों में 44 की मौत। पिछले 10 दिनों में 400 से ज्यादा मौतें। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जमकर बरप रहा है। बात करें पिछले 24 घंटे की तो कोरोना के मरीजों की संख्या में 1330 की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं पर दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में 25 नई मौतों का आंकड़ा सामने आया है। क्या देश की राजधानी दिल्ली अब वुहान के रास्ते पर चल पड़ी है? कोरोना के नए मामलों और कोरोना से मरने वालों के मामले में दिल्ली अब देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हालात बहुत तेजी से खराब हुए हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी का ट्रांसमिशन अलग अलग हिस्सों में काफी तेज रफ्तार से हो रहा है और तेजी से लोगों को अपना शिकार भी बना रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में मौत का नया आंकड़ा बना है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 25 लोगों की जान गई। 1 जून से 3 जून के बीच कोरोना से 44 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 700 के पार पहुंच गई। 27 मई तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 300 के आसपास था। पिछले 10 दिनों में ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। डेथ में अचानक इजाफे के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि डेथ ऑडिट कमेटी की तरफ से लेट रिपोर्टिंग की गई और कहा यह जा रहा है कि 4 मई से 2 जून के बीच 33 ऐसे मौतें थीं कोरोना संक्रमितों की, जिनकी जो रिपोर्टिंग है वो लेट की गई। लेकिन ये जो आंकड़े हैं बेहद चिंताजनक हैं और दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमित से मरने वालों की संख्या 700 को पार कर चुकी है और यही वजह है कि दिल्ली की तुलना अब चीन के वुहान शहर से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष। आजकल अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि वो सबसे बड़ी चीज क्या है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, तो यकीनन हर किसी का जवाब होगा कोरोना की वैक्सीन। लेकिन अमेरिका ने दावा किया है कि वैक्सीन के 20 लाख डोज तैयार किए जा चुके हैं, तो वहीं भारत के पुणे में भी वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया है। इन दिनों हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि आखिरकार कोरोना वायरस का खात्मा करने वाली वैक्सीन कब बनेगी, दवा कब आएगी। तो हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। वैक्सीन को लेकर हो रहे ट्रायल के बीच भारत में इसके उत्पादन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की लैब में कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन और सप्लाई करने की तैयारियां तेज हो गई हैं
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संभावित वैक्सीन की सप्लाई के लिए ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत से हाथ मिला लिया है। एस्ट्राजेनेका ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की सप्लाई के लिए वो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ लाइसेंस करार करने वाली है। एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन को भारत समेत कम आय वाले देश में पहुंचाएंगे और खास बात यह है कि इसमें 40 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई 2020 के आखिरी तक हो जाएगी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का उत्पादन तेज। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दूसरे फेज में पहुंच गया है। दूसरे फेज में 10,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। ब्राजील ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी है। साल के आखिर तक वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो सकती है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन की डिलीवरी। 40 करोड़ वैक्सीन साल 2020 के आखिरी तक सप्लाई की तैयारी। फिलहाल पुणे का SII इस वक्त ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड, अमेरिका के कोडेजेनिक्स और ऑस्ट्रेलिया की बायोटेक फर्म थेसिस की ओर से विकसित की गई वैक्सीन पर काम कर रही है। वैक्सीन की डिलीवरी इस साल के आखिर तक शुरू हो सकती है। पुणे के लैब में फिलहाल 165 देश के लिए 20 तरह की वैक्सीन बनती है और हर साल करोड़ों की तादाद में यहां से वैक्सीन की सप्लाई होती है। लेकिन इस बार कंपनी को जो जिम्मेदारी मिली है उसे लेकर कंपनी बेहद उत्साहित है। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। सर गंगाराम अस्पताल पर FIR दर्ज हुई है। कोरोना टेस्ट में लापरवाही का आरोप है। ICMR की गाइडलाइंस के तहत टेस्ट नहीं करने का आरोप है। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी मानव जुड़ रहे हैं। मानव, क्या था ये पूरा मामला जिसके तहत FIR दर्ज की गई है? जी शुभंकर, दिल्ली सरकार ने कुल 8 संस्थाओं के खिलाफ एक्शन लिया था जो कोविड के टेस्ट कर रहे थे, जिसमें 6 प्राइवेट लैब शामिल थी और 2 अस्पताल शामिल थे, जिसमें गंगाराम अस्पताल भी था। मामला यह है कि ICMR ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि जो भी लैब है वो RT-PCR के तहत। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपकी कॉल। जी मानव, अपनी बात पूरी करिए। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल पर FIR जो है वो दर्ज की गई है और इस पर अधिक जानकारी मानव हमें दे रहे थे। खबर यही है कि अस्पताल पर कोरोना टेस्ट में लापरवाही का आरोप लगा और इस लापरवाही के चलते ही ये फैसला लिया गया है, सख्त कदम उठाया गया। ICMR गाइडलाइन के तहत टेस्ट नहीं किया गया सर गंगाराम अस्पताल में और इसके बाद दिल्ली की सरकार की तरफ से सर गंगाराम अस्पताल पर यह FIR जो है ये दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, सर गंगाराम अस्पताल पर आरोप लगे कि कोरोना टेस्ट में वो लापरवाही बरत रहे थे और जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक ICMR की गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया। मानव, अपनी बात पूरी कीजिए। शुभंकर, देखिए 8 संस्थाओं के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया था। 6 जिसमें लैब शामिल थी, 2 अस्पताल शामिल थे, उसमें सर गंगाराम अस्पताल भी शामिल था। और गंगाराम अस्पताल के ऊपर जो FIR हुई है उसमें यह कहा गया है कि अस्पताल ने जो RT-PCR जो तरीका होता है टेस्टिंग का, RT-PCR, उसके तहत टेस्टिंग नहीं की, जिसके चलते ये कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं, पूरे देश में धार्मिक स्थल जो हैं वो खुलने वाले हैं। अलग अलग मजहब के लोग पूजा, इबादत और पाठ में जाएंगे। घाटी के मंदिरों में कैसी है तैयारी, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पूरे देश भर में 8 जून से देश के कई बड़े प्रसिद्ध मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जम्मू के बावे वाली माता में किस तरीके से तैयारियां की जा रही है ये दिखाने की कोशिश में हम पहुंचे हैं बावे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा मंदिर प्रशासन की तरफ से गोल सर्कल बनाए गए हैं ताकि जब भी श्रद्धालु यहाँ पे आए तो बाकायदा पर्सनल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखे। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी जो है बाकायदा माता के कपाट के बाहर सैनिटाइज़र और बाकायदा यहाँ पे सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। यहाँ पे जो मंदिर के महंत जी हैं उनसे बात करते हैं। महंत जी, ये बताइए कि हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, लेकिन आपकी तैयारियां कैसी है? अगर कल को प्रशासन बोल दे कि 8 तारीख से खोलना है तो कैसी तैयारियां की गई आपकी तरफ से? देखो, केंद्र सरकार की तरफ से तो ऑर्डर है कि 8 तारीख को दरबार खुल जाएगा, लेकिन जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ से हमको कोई ऑर्डर नहीं आया है। जैसे ही हमको पूरी उम्मीद है जैसे ही ऑर्डर आएगा हम कबाड़ खोल देंगे। बाकी हमारी तैयारी फुल है। मंदिर से लेकर मार्केट तक हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए सर्कल बना दिए हैं और जैसे ही आप वहाँ मेन गेट पे पहुँचोगे तो पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। अगर आप स्क्रीनिंग में पास हो जाएंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। आगे हमने डिस्पेंसर डिस्प्ले किया है। पूरे देश भर में 8 तारीख से मंदिर खोलने की बात सामने आ रही है,
उसको देखते हुए अब जम्मू कश्मीर प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। अभी अनलॉक 1 की ठीक से शुरुआत भी नहीं हो पाई है, लेकिन देश के कई राज्यों से अपराधियों के अनलॉक होने की खबरें आने लगी। आपको बता दें कि हैदराबाद शहर में एक ही दिन में 4 हत्याओं से यह शहर दहल उठा है। दहशत से जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। अदब और तहजीब का शहर कहा जाने वाला हैदराबाद अब बेखौफ बदमाशों की वजह से सुर्खियों में है। शुक्रवार के दिन शहर के अलग अलग इलाके में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लंगर हाउस, गोलकुंडा और रईन बाजार इलाकों में कुल 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है और हैदराबाद में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले मामले में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन इलाके की MD लाइन्स में 2 लोगों को, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर भी था, उनकी एक साथ हत्या कर दी गई। शेख मोहम्मद और उसके दोस्त फैजुद्दीन, जो चिकन की दुकान चलाते थे, बाइक से जा रहे थे। 3 लोगों ने कार से उनका पीछा करते हुए जबरदस्त टक्कर मारी। जब वो गिर गए तो उन पर चाकुओं से हमला किया गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। तकरीबन 2 से 3 लोग बोल रहे हैं पुलिस में पीछे से उनको एक्सीडेंट करके वो गिरने के बाद ये दोनों लोगों को हथियार से उनको मार के तो वहाँ से भाग गए लोग, यहाँ गाड़ी छोड़ के। इसके अलावा गोलकुंडा पुलिस स्टेशन इलाके के मल्लेपल्ली में मेडिकल दुकान चलाने वाले की हत्या हो गई। पुलिस के मुताबिक उसके बचपन के दोस्त अजहर ने उसकी हत्या की। अजहर अभी फरार है और पुलिस उसे तलाश रही है। तीसरे मामले में हैदराबाद के पुराने शहर स्थित रईन बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में जाफर रोड में दिन दहाड़े लोगों के बीच 3 लोगों ने एक युवक को दौड़ा कर तलवार से बेरहमी से मार दिया। जिस समय हत्या हुई, इलाके में काफी लोग थे, लेकिन किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है और हैदराबाद शहर इस वक्त इन अपराधियों की वजह से दहशत में है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना काल में एक बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक कोरोना संक्रमित बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गुहार लगाता नजर आया। कोरोना महामारी के दौर में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोग एक दूसरे को अंतिम यात्रा में कांधा देने से भी कतराने लगे हैं। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में एक 80 साल के बुजुर्ग की लाश घर पर घंटों पड़ी रही और कोई भी उनके अंतिम संस्कार में मदद के लिए नहीं आया। बुजुर्ग कोरोना के संदिग्ध मरीज थे और उनका बेटा भी कोरोना संक्रमित है। बेटा प्रशासन से पिता के अंतिम संस्कार के लिए रो रो कर अपील करता रहा। मैं अनुपम त्रिपाठी, सुबह 7:15 बजे 7:30 बजे मेरे फादर की डेथ हुई। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, न कोई मेडिकल स्टाफ, कोई नहीं। मेरे फादर ये पड़े हुए, बताइए 12 बज गया। बुजुर्ग की मौत सुबह करीब 7 बजे हुई थी। करीब 6 घंटे तक बेटा पिता के अंतिम संस्कार के लिए फोन करता रहा, लेकिन कोई मदद को सामने नहीं आया। इस वीडियो को सुनकर इस बेटे के दर्द को महसूस किया जा सकता है। मैं अनुपम त्रिपाठी, सुबह 7:15 बजे 7:30 बजे मेरे फादर की डेथ हुई। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, न कोई मेडिकल स्टाफ, कोई नहीं। मेरे फादर ये पड़े हुए, बताइए 12 बज गया। थक हार कर बेटे ने खुद ही पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी की। बेटे सहित पूरे परिवार ने PPE किट पहनी और फिर एक प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया गया। पिता की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा केस आने के बाद इन शहरों में लड़ाई और ज्यादा गंभीर हो गई है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद ने एक चौंकाने वाला रिकॉर्ड बनाया है। 100 सेकंड की ये रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। मजदूरों के पलायन के बाद अगर गांवों में कोरोना के मामले बढ़ गए तो कुछ शहर ऐसे हैं जहां कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। भारत के अलग अलग शहरों की तुलना में महानगरों में कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महानगरों में दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद की हालत इन दोनों से भी ज्यादा खराब है। अहमदाबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। यहाँ 10 लाख की आबादी पर कोरोना से मरने वालों की संख्या
सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही अहमदाबाद में फर्टिलिटी रेट भी सबसे ज्यादा है। अहमदाबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा मरीजों की मौत। गुजरात के 75% मौत के मामले अहमदाबाद से। प्रति 10 लाख की आबादी पर मौत का आंकड़ा 115 है। अहमदाबाद में कोरोना का केस फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा। हर 100 कोरोना मरीजों में सबसे ज्यादा मौत यहीं पर हुई है। अहमदाबाद का CFR 6.9 है। यहाँ हर 100 मरीज में 7 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में इस वक्त कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस हैं। हालांकि देश के किसी एक शहर में कोरोना से कुल मौतों के मामले में अभी भी अहमदाबाद का नंबर मुंबई के बाद आता है, लेकिन केस फर्टिलिटी रेट का आंकड़ा लोगों के दिलों में खौफ भर रहा है। गुजरात सरकार लगातार इस आंकड़े को कम करने की कोशिश में जुटी है। केंद्र सरकार की ओर से भी एम्स के एक्सपर्ट की टीम डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में अहमदाबाद भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी इन सारे प्रयासों के नतीजे आने बाकी हैं। देश में कोरोना के कुल मामले अब 2.5 लाख तक पहुंचने वाले हैं। 9,000 से ज्यादा केस रोज सामने आ रहे हैं। 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा एक्सपर्ट का मानना है कि देश के लिए आने वाला वक्त और मुश्किलों से भरा होगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अब 8 जून से होटल और शॉपिंग मॉल्स खुलने जा रहे हैं। योगी सरकार ने भी शुक्रवार को यूपी में होटल और मॉल्स खोलने के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी। करीब 3 महीने बाद आम लोगों के लिए होटल और शॉपिंग मॉल्स एक बार फिर खुलने जा रहे हैं, इसलिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8 जून से सभी होटल और शॉपिंग मॉल्स खुलने हैं। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अब शॉपिंग मॉल्स के अधिकारी इन निर्देशों का पालन करवाने की तैयारियों में जुट गए हैं। शॉपिंग मॉल्स में साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जा रही है। मॉल्स के कर्मचारियों को गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा सके। हमारी तरफ से पूरी प्रिकॉशन है। हमने पूरे मॉल को सैनिटाइज करा। इवन हमारा जो AC प्लांट है उसको भी सारा सैनिटाइज कर दिया गया। स्कैनिंग का प्रोग्राम यही है, जो पब्लिक अगर आएगी भी तो विदाउट स्कैनिंग अंदर ही जाएंगे। ये साफ है कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कोई शॉपिंग मॉल और होटल नहीं खोला जाएगा। शॉपिंग मॉल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। किसी को भी बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं दी जाएगी। 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी का पालन करवाना अनिवार्य होगा। होटल और रेस्तरां मालिकों को सभी ग्राहकों की पूरी जानकारी रखनी होगी। ग्राहक के मोबाइल नंबर से लेकर उसकी विदेश यात्रा और बीमारी तक का ब्यौरा होटल मालिकों को रखने का निर्देश दिया गया है। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल्स में 24 से 30 डिग्री तक ही AC चलाने की अनुमति होगी। टेम्परेचर जो गाइडलाइन के अनुसार ही रखा जाएगा। 25 डिग्री है तो 24 65 साल के ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को होटल और शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाने की सलाह दी गई है। यहाँ आने पर सभी को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा या साबुन से हाथ धोने होंगे। पिछले कुछ दिनों से देश में अम्फान और निसर्ग तूफान से निपटकर मुश्किल से देश खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में आसमानी आफत लोगों को डरा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने से एक डराने वाला नजारा दिखाई पड़ा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर आई है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि बीती रात यहाँ के लोगों पर कितनी भारी बीती होगी। ये इलाका पुंछ जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर बिंगल गांव का है। इस गांव में शुक्रवार रात बादलों ने साक्षात तबाही बरसाई है। बादल फटने के बाद गांव में बहने वाले मौसमी नाले में जोरदार बाढ़ आ गई और ये बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। इस पानी के रास्ते में जो भी आया इसके साथ बह गया। सड़क के किनारे खड़े ट्रैक्टर, कार और मोटरसाइकिल तिनकों की तरह इस पानी के साथ बह गए। क्या हुआ? मैंने कोई तकरीबन 5 बजे अपनी गाड़ी पार्क की वहाँ पे, तो अचानक से बारिश हुई और फ्लड आ गया, तो जिसकी वजह से गाड़ी नीचे बैठ के आ गई। काफ़ी मतलब दूर आई हुई है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से नाले के साथ बनी सड़क का भी कुछ हिस्सा बह गया। कई घरों में पानी जा घुसा, जिससे लोगों का सामान बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, बादल फटने से आई बाढ़ में धान की खेती भी बर्बाद हो गई। लोगों का कहना है कि शाम 5 बजे अचानक बारिश हुई और कुछ ही पलों बाद एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही गाँव के नाले में जोरदार बाढ़ आ गई। DC साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार आके खुद अपनी आंखों से देखें कि हमारा हाल क्या है इस वक्त। 40 कनाल ज़मीन है मेरी जनाब अली, तो एक
उसमें वो धान की खेती थी पूरी खत्म हो गई है, पूरी बह गई है। वो मकान की हालत आपने देख ली है। बादल फटने के बाद तबाही का शिकार हुए स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे पहले 2014 में भी जब इलाके में बाढ़ आई थी तो जिला प्रशासन से बांध लगाने की मांग की गई थी, लेकिन वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर पुंछ के इस गांव में चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। वहीं घाटी में कोरोना को लेकर काफी हद तक एहतियात बरती गई, लेकिन संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हालात चिंताजनक हो रहे हैं। एक और रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में हर तरह की शुरुआती एहतियात बरती गई है, लेकिन जैसे जैसे देश में कोरोना ने अपने पांव फैलाए, घाटी में भी इसके आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के जो मामले आ रहे हैं वो 3 अंकों यानी 3 डिजिट में आ रहे हैं। घाटी में बीते 24 घंटों में 182 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3324 हो गई है। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रशासन लॉकडाउन में नरमी बरतने पर भी विचार कर रहा है और साथ ही संक्रमण पर लगाम लगाने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। प्रशासन इस काम को जमीन पर कैसे उतारेगा और घाटी में संक्रमण के मामलों पर रोक कैसे लगा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और एक सप्ताह तक ये मामले जो है 2 अंकों यानी 2 डिजिट्स वाले आ रहे थे, लेकिन अभी तक जो अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो इन मामलों में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो 182 मामले जो है जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए हैं। बता दें आपको, इन 182 मामलों के दर्ज होने के बाद कुल मिलाकर जो मामलों की संख्या है वो 3300 से अधिक हो गई है, जबकि इस कोरोना वायरस के चलते जो है अभी तक 36 जो है ऐसे मृत्यु जो है सामने आई है इस वायरस के चलते, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि उन मरीजों में काफ़ी इम्यूनिटी वीक यानी उनको काफ़ी समस्याएं थी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी उनमें। लेकिन अभी तक सरकार का अभी यही प्रयास है कि जो लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है यहाँ पे दिया जाए, ताकि इन बढ़ते मामलों की संख्या में ऐसा उछाल ना देखने को मिले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।